हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सियाराम रिसाइकलिंग के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2007 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 15 से 16 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, जो कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो ब्रास स्क्रैप वगैरह होता है तो इसको यहाँ पे कंपनी रिसाइकल करके यहाँ पे ब्रास इनगॉट्स हो गया, बिलेट्स हो गया, जो ब्रास की जो रॉड होती है वो ये कंपनी हमें यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो जामनगर में हमें यहाँ पे जो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो हमें यहाँ पे नजर आता है। वैसे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें यहाँ पे नजर आते हैं और वहाँ पे तीनों के अंदर अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग काम वहाँ पे किए जाते हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के कौन कौन से एरिया में यहाँ पे कंपनी का प्रोडक्ट बिकता है तो लगभग अभी 18 स्टेट्स में अभी कंपनी का प्रेजेंस हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन जिसमें अगर हम मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे यानी कि 50% से ज्यादा का जो रेवेन्यू है वो हमें यहाँ पे गुजरात से यहाँ पे कंपनी का आता हुआ नजर आता है। तो देखिए, मेनली अगर हम देखेंगे ये जो गियरिंग्स हो गया, वॉल्स वाली जो कंपनी होती है वो मेन हमें यहाँ पे कंपनी की कस्टमर्स नजर आती है। और मेनली अगर आप देखोगे तो गुजरात में ये जो इनके कस्टमर्स है यानी कि बिजनेस टू बिजनेस वाला बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो मेन जिन कंपनी को ये जो ब्रास की जो ब्रास रॉड्स वगैरह की जो रिक्वायरमेंट होती है इनकी अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो मेनली हमें गुजरात में यहाँ पे नजर आती है। तो ये मेन इंडिकेशन देता है कि यहाँ पे जो मेन मार्केट है कंपनी का वो हमें गुजराती यहाँ पे नजर आता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लगभग पिछले फाइनेंशियल ईयर में 56% का जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है वो हमें गुजरात से यहाँ पे आता हुआ नजर आया है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश में लगभग 5% के लगभग है और पंजाब में लगभग हमें 2% के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ऑब्जेक्टिव इतना कोई कंपनी का इतना मुझे खास यहाँ पे नजर नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी ने कुछ लोन्स वगैरह ले रखे हैं तो उसे यहाँ पे कंपनी को रीपे करना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कंपनी को कुछ और नया प्रोडक्ट बनाना है, कुछ नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे कंपनी को लगाना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मुझे नेगेटिव यहाँ पे नजर आता है। एक बार के लिए हो सकता है कि यहाँ पर अगर थोड़े कंपनी की थोड़ी बोरिंग्स वगैरह कम हो जाएगी तो उससे यहाँ पे जो इंटरेस्ट कॉस्ट है कंपनी का वो कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आने वाले 1-2 क्वार्टर में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन आने वाले टाइम पे एडिशनल रेवेन्यू ग्रोथ कैसे आएगा ये मुझे यहाँ पे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 2021 में लगभग 139 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में 426 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। आपको लगा कि लगभग यहाँ पे 2.5 गुना कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है, लेकिन आपको ये नहीं समझना चाहिए क्योंकि 2021 में अगर आप देखोगे 6 महीने हमने यहाँ पे लॉकडाउन देखा, तो उसके हिसाब से ये ईयर से मेरे ख्याल से कंपेयर करना मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर हम 2022 से अगर हम 2023 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो 2023 में लगभग 20% के लगभग का रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर अच्छा हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, यहाँ पे लगभग 1 करोड़ के लगभग ये नंबर था, और अगर हम अभी देखेंगे तो अराउंड 7.65 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो आपको लगेगा कि यहाँ पे 1 करोड़ से सीधा लगभग 7.5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे कंपनी का हुआ है। आपको लगेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी है। लेकिन अगर हम मार्जिन्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, लगभग 500 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग कंपनी 7.5-8 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट ये कंपनी कमा रही है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे हार्डली 1.5 से 2% के लगभग का नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें कंपनी का नजर आता है, क्योंकि ये इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे कंपनी के पास में प्राइसिंग पावर बिल्कुल भी नहीं है और जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो इतना ज्यादा डिमांड भी नहीं रहता मार्केट में। मेरे ख्याल से सब ये प्रोडक्ट बनाते होंगे, इसलिए अगर हम देखेंगे हार्डली 1.5 से 2% के मार्जिन पे ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आ रही है। और मेनली अगर आप देखोगे तो इनका B2B वाला बिजनेस मॉडल है, यानी कि जो इनका कस्टमर होता है उसका यहाँ पे बार्गेनिंग पावर काफी ज्यादा हाई रहता है। अगर वो ये बोलता है कि अगर आप मेरे को एक प्राइस पे प्रोडक्ट दोगे तो मैं आपके यहाँ से लेने वाला हूँ, बाकी मार्केट में मेरे पास में बहुत यहाँ पे जो सप्लायर्स है वहां से मुझे सस्ता माल मिल सकता है। तो इस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो कंपनी के पास में प्राइसिंग पावर नहीं है। तो प्राइसिंग पावर नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर कंपनी को आर इंप्रूव करना है तो यहाँ पे एसेट टर्नओवर रेशियो कंपनी का काफी ज्यादा हाई होना चाहिए, तभी मेरे ख्याल से 18-20% से कंपनी हमें लगातार ग्रोथ हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 14 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 18 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 46 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 3000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,38,000 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाली है। अब अगर हम इसी साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, हार्डली 22 करोड़ 96 लाख रुपीज के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि हार्डली 23 करोड़ के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। और जिसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे, हार्डली 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 8 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे
तो यहाँ पर आज जो एशियंट माइक्रोसेल करके जो आईपीओ स्टार्ट हुआ है, तो वहां पर अगर आप देखोगे पहले ही दिन यहाँ पे लगभग 1600 करोड़ की डिमांड हमें यहाँ पे देखने को मिली है। तो अगर ये आईपीओ में लगभग अगर 1600 करोड़ की डिमांड भी अगर हमें सिर्फ देखने को मिलती है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे लगभग 200 टाइम्स हमें यहाँ पे रिटेल कोटा में ये आईपीओ में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए हेम सिक्योरिटीज का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। ऑलरेडी अगर हम जीएमपी की अगर हम बात करेंगे लगभग 50% की लगभग का जीएमपी चल रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कहीं ना कहीं अलॉटमेंट के चांसेस काफी कम रहने वाले हैं। और ये जो कंपनी है, कंपनी हमें बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो देखिए 19 को ही आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 20 को रिफंड मिल जाएगा। 20 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 21 को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम यहाँ पे कुछ वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए हार्डली 85 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो पिछले साल की अर्निंग के हिसाब से लगभग 11-12 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करेंगे, तो लगभग 50% के लगभग का प्रीमियम हमें यहाँ पे नजर आता है। तो अगर 50% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट हो जाती है, तो लगभग 15-16 के लगभग का पी रेशियो ये कंपनी का हो जाएगा। तो देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पे यानी कि अप्लाई करने के हिसाब से तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए। अप्लाई तो डेफिनेटली अगर आपके पास में अगर 1 लॉट 2 लॉट का अगर बैंक में पैसा पड़ा हुआ है अगर आपके पास में, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। अगर अलॉटमेंट आती है तो ठीक है, तो उसके हिसाब से लिस्टिंग इन मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको यहाँ पे मिलेगा। तो लिस्टिंग इन के लिए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन आपको लिस्टिंग के बाद में यहाँ पे करना चाहिए। देखिए अगर हम देखेंगे 22-23 करोड़ के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो डिमांड रहेगी आईपीओ की वो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा रहने वाली है। अगर बाई चांस अगर हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 80-90% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट हो जाती है, तो लगभग 150 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप वहां पे कंपनी का हो जाएगा। और अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे, तो वहां पे लगभग 20 से 21 के लगभग का पी रेशियो में कंपनी का होता हुआ नजर आएगा। तो अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ वाइज इतना ज्यादा कोई फिनोमिनल ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे नजर नहीं आते, कोई ज्यादा प्राइसिंग पावर नहीं है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो उसके बाद में मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कंपनी 80-90% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट हो जाती है, तो उसके बाद में मेरे ख्याल से इसको बाय करने का मेरे ख्याल से कोई भी सेंस यहाँ पे नहीं रहेगा। क्योंकि 90% प्रीमियम पे अगर 150 करोड़ के मार्केट कैप पे 20 के पी पे ये कंपनी लेना, जहाँ पे इतनी ज्यादा कोई ग्रोथ यहाँ पे कंपनी में नजर नहीं आ रही, कोई ज्यादा प्राइसिंग पावर नहीं है। अगर ये 500 करोड़ के प्रॉफिट पे अगर कंपनी 25-30 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट भी अगर ये कंपनी कमा रही होती, तो वहां पे मेरे ख्याल से मुझे लगता था कि लगभग 25-30 के लगभग का पी रेशियो यहाँ पे कंपनी को मिल सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि लिस्टिंग के बाद में हो सकता है कि यहाँ पे डिमांड काफी ज्यादा रहेगी, और बीएसई पे लिस्ट होने वाली कंपनी, तो वहां पे 90% से ऊपर ये कंपनी लिस्ट होती हुई हमें नजर नहीं आएगी। तो 90% के प्रीमियम पे जब ये कंपनी लिस्ट होगी, तो वहां पे डेफिनेटली अच्छी खासे बायर होंगे, मार्केट में शेयर नहीं होंगे। तो हो सकता है कि वहां पे 2-3 दिन हमें सर्किट लगता हुआ नजर आएगा, वहां पे लोग वैल्यूएशन को इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा 5-6 महीने या फिर लंबे समय के हिसाब से, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि और उसके बाद में डबल 3 गुना के लिए अगर आपको बाय करना है, तो मेरे ख्याल से वहां पे इतना ज्यादा वैल्यू वहां पे कंपनी के लिए नहीं बचेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूं कि मेरे ख्याल से अलॉटमेंट के बाद नहीं लेना चाहिए, लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूं कि सियाराम रिसाइकलिंग के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।